हमारी पृथ्वी से बाहर कहीं जीवन है? इसी की तलाश में वैज्ञानिक अंतरिक्ष में तमाम तरह के मिशन चला रहे हैं। वो हमारे सौरमंडल में भी तलाश रहे हैं जीवन को, और वो हमारे सौरमंडल से बाहर भी जो एक्सोप्लैनेट्स हैं वहां पर भी जीवन की तलाश में भटक रहे हैं। और वैज्ञानिकों को अपने सौरमंडल में जो सबसे ज्यादा संभावना नजर आ रही है कि अगर कहीं जीवन हो सकता है हमारे पृथ्वी से बाहर, तो वो है जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पे या फिर शनि के चंद्रमा पे। एनसेलेडस की बात कर ले हम तो यही दो चंद्रमा है जिस पर वैज्ञानिक पूरी तरीके से नजर टिकाए हुए हैं। लेकिन यूरोपा से जो संकेत मिले हैं उसने वैज्ञानिकों को फिलहाल अचंभित कर दिया है, क्योंकि वहां से उसके बारे में जो वैज्ञानिक पहले से अनुमान लगाकर बैठे थे उससे उलट उन्हें नतीजे मिल रहे हैं। तो आखिरकार ये नतीजे क्या है जिससे वैज्ञानिकों को लग रहा है कि आखिरकार ये हो कैसे गया? क्योंकि ऑक्सीजन में जो भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है यूरोपा पर, वो वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या वहां पर कुछ ऐसा चल रहा है जिसके कारण ये बदलाव आ रहा है, या फिर इसकी वजह कुछ और है। क्या ये जीवन की ओर संकेत कर रहा है या जीवन के विपरीत कोई संकेत दे रहा है? तो इसके बारे में जानेंगे आज के वीडियो में, तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो वैज्ञानिकों को जो संकेत मिले हैं यूरोपा पर, और आपको मैंने पहले के कई वीडियो में यूरोपा के बारे में बताया है, और आपको ये पता ही होगा कि यूरोपा एक बहुत ही बर्फ से ढका हुआ वो चंद्रमा है जहां पर कई किलोमीटर मोटी बर्फ की परत है, और उसके नीचे जो वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि वहां पर एक खारे पानी का बहुत बड़ा महासागर मौजूद हो सकता है। लेकिन ये तमाम चीजें केवल अनुमान के आधार पर ही वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं, और नासा ने इसके लिए खास मिशन चलाया हुआ है। वो अपने जूनो स्पेसक्राफ्ट के माध्यम से वहां की तमाम जानकारी जुटा रहे हैं। इसी जानकारी के दौरान उन्हें एक बहुत ही हैरान करने वाली जानकारी मिली है कि यूरोपा पर अब प्रति सेकंड 12 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। अब आप कहेंगे कि ये तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि 12 किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से यूरोपा पर ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। और वैज्ञानिकों ने यह भी अनुमान लगाया है कि ये जो मात्रा है ऑक्सीजन की, ये मात्रा अगर यूरोपा पर 1 लाख लोगों को बसा दिया जाए तो उनके जीने के लिए यह पर्याप्त मात्रा हो सकती है ऑक्सीजन की। तो फिर सवाल किस पर उठ रहे हैं? क्योंकि अगर 1 लाख लोगों के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन यूरोपा पर मौजूद है तो फिर इसमें चिंता की क्या बात है, इसमें चिंतित होने की क्या बात है? तो दरअसल वैज्ञानिकों ने जो स्टडी की, अभी जो जूनो से उसे जो आंकड़े मिले और उसका विश्लेषण किया, तो ये जानकारी मिली कि दरअसल जो पहले ऑक्सीजन के उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा था उसके मुकाबले ये 12 किलोग्राम प्रति सेकंड का आंकड़ा जो आया है वो बेहद कम है। क्योंकि पहले वैज्ञानिकों का अनुमान था कि यूरोपा पर प्रति सेकंड 1000 किलोग्राम ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। 1000 किलोग्राम का उत्पादन होने का मतलब है कि वहां पर लाखों लोग रह सकते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जो इस ओर संकेत कर रहे हैं कि वहां पर जीवन हो सकता है, या फिर जीवन के संकेत के विपरीत कोई आंकड़े मिल रहे हैं, तो वो ये है कि वैज्ञानिकों का ये मानना था, पहले ये मानना था कि अगर 1000 किलोग्राम प्रति सेकंड वहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है तो इसका मतलब है कि यूरोपा के सतह के नीचे कोई मेटाबॉलिज्म है जो काम कर रहा है और उसी के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई तो उस आधार पर अब वैज्ञानिक किस नतीजे पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि वैज्ञानिकों ने जो ये गणना की थी वो पृथ्वी के अनुमान के हिसाब से की थी गणना।
और आपको ये पता ही है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन का उत्पादन जो होता है वो हमारे पेड़ पौधों के माध्यम से होता है, प्लस यहाँ जो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन है उसके आधार पर हम ऑक्सीजन की गणना करते हैं। तो वैज्ञानिकों को ये लग रहा था कि वहां पर भी जीवन किसी ऐसे स्वरूप में मौजूद है जो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक लेता है और ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। तो जैसे जैसे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाएगी वैसे वैसे जीवन की संभावनाओं को झटका लगना शुरू हो जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार यह गणना किस आधार पे की? तो वैज्ञानिकों ने यूरोपा पर जो मौजूद हाइड्रोजन है उसका विश्लेषण करने के बाद, उसकी गणना करने के बाद यह नतीजा निकाला, ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा अनुमान से कम है। अब सवाल यह उठता है कि क्या ये ऑक्सीजन जिसकी बात कर रहे हैं वैज्ञानिक वो पहले से ही कम था या हाल फिलहाल में कम हो गया? और अगर हाल फिलहाल में कम हो गया तो इसके कम होने की वजह क्या हो सकती है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने जब इन आंकड़ों का विश्लेषण किया तो उसे ये बात समझ में आई कि जो उन्होंने पहले गणना की थी वो गणना ही थोड़ी सी उसमें त्रुटि थी। यानी कि ऐसा नहीं है कि हाल के दिनों में वहां पर ऑक्सीजन का उत्पादन कम हुआ है, बल्कि जो उन्होंने अनुमान लगाया था, पहले वो अनुमान के आधार पर बोल रहे थे कि वहां पर 1000 किलोग्राम प्रति सेकंड ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है, तो वो गणना ही उनकी गलत थी। और अब जो जूनो स्पेसक्राफ्ट से वहां के जो आंकड़े मिले, जो ठोस चीजें मिली, जो हाइड्रोजन की गणना की, तो उसके आधार पर अब इस नतीजे पर पहुंचे वैज्ञानिक कि ये उनके अनुमान से बिल्कुल विपरीत व्यवहार कर रहा है यूरोपा। और वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरह से पैदा होने वाली ऑक्सीजन यूरोपा की सतह के नीचे मेटाबॉलिक ऊर्जा का संभावित स्रोत बन सकती है। लेकिन अभी भी वैज्ञानिक यूरोपा से इसलिए बहुत ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे हालात कुछ अलग हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी वैज्ञानिक केवल तार्किक और संभावित अनुमान ही लगा रहे हैं और वो इसकी पुष्टि करने की स्थिति में फिलहाल नहीं है। आपको बता दें कि 3100 किलोमीटर चौड़े गुरु का ये जो चंद्रमा है वो गैलीलियो के खोजे गए चंद्रमाओं में सबसे छोटा है। जो गैलीलियो ने 4 चंद्रमाएं खोजी थी उसमें यूरोपा सबसे छोटा चंद्रमा है। और फिलहाल गुरु ग्रह के यानी कि जुपिटर के अब तक 95 चंद्रमाओं का पता चल चुका है और इसमें यूरोपा चौथा सबसे बड़ा चंद्रमा है। यानी कि अपने जो 3 चंद्रमा है उससे भले ही यूरोपा छोटा हो, लेकिन बाकी चंद्रमाओं से ये सबसे बड़ा है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फीली प्रॉपर्टी के नीचे नमकीन पानी वाला विशाल महासागर हो सकता है। और वैज्ञानिकों ने यह भी उम्मीद लगा रखी है कि ये जो महासागर है उससे चंद्रमा की आंतरिक गर्मी से निश्चित तौर पर जीवन के पनपने के हालात वहां पर बन सकते हैं। इसलिए समय समय पर यूरोपा की सतह पर फूटने वाले झरने का भी अध्ययन किया जाता है और उससे ये बात, इस धारणा को बहुत बल मिलती है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में जब और ठोस नतीजे मिलेंगे, ठोस आंकड़े मिलेंगे, तो उसमें जीवन के किसी स्वरूप का भी पता चल सकता है। तो यही वो संकेत यूरोपा से मिले हैं वैज्ञानिकों को, जिसके आधार पर वैज्ञानिकों की उम्मीद को अब फिलहाल झटका लगा है कि वो जितना सोच रहे थे उतने ऑक्सीजन का निर्माण, उतना उत्पादन नहीं हो रहा है यूरोपा पर। लेकिन उसके सतह के नीचे जो नमकीन महासागर मौजूद है, खारे पानी का महासागर मौजूद है, उससे वैज्ञानिकों को अभी भी काफी उम्मीद लगी हुई है कि वहीं से उन्हें जीवन के कोई संकेत मिलने वाले हैं। और जैसे जैसे वो आगे अध्ययन कर रहे हैं और वहां के आंकड़े जुटा रहे हैं और वहां से सैंपल लाने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे जो झरना फूट रहा है उसके सतह से, उसके कुछ सैंपल्स वापस यहां पर लाने की तैयारी चल रही है। और उसका विश्लेषण करने के बाद ये
ठोस तरीके से कहा जा सकता है कि आखिरकार यूरोपा की सतह के नीचे क्या चल रहा है। क्या ऑक्सीजन का उत्पादन वाकई जो है उसमें उतार चढ़ाव आ रहा है? क्या कोई जीवन का ऐसा स्रोत है, कोई ऐसा जीवन का स्वरूप है जो इस तरीके से ऑक्सीजन का उत्पादन कर रहा है? और अगर वो है तो वो किस स्थिति में है? तो इन तमाम बातों की जानकारी आने वाले दिनों में मिल जाएगी। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।